नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं 6 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया है, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। इसमें हो जाएगा मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी दिया हुआ है 1134 किलोमीटर और इसी दूरी को रेलगाड़ी तय करती है 21 घंटे में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो रेलवे स्टेशनों की बीच रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है तो हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ है 1134 किलोमीटर और समय है 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है और फिर वह ओ से बी तक ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा बताना है। इसमें हो जाएगा 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आगे है इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन को चुनिए। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है कि स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। आगे है आपका, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ मध्य एवं एशिया अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन है, रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। बी है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। सी दिया हुआ है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। डी है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊन के ऊष्मारोधी होने का मुख्य कारण वायु का ऊष्मारोधी होना है, जो कि ऊनी रेशों के बीच फंसी रहती हैं, जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। इस तरह ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपी गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी क्या होगी? इसमें आप 110 का 14.2 में गुणा कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 1.562 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है, गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन की दूरी पर
110 मीटर की दूरी है। तो फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो गोलकुंडा किले के मानचित्र 1 सेंटीमीटर का मान दिया है 110 मीटर। तो दरवाजों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए 110 गुणे 14.2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1562 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1/1000 किलोमीटर। तो 1562 मीटर को और किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.562 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है कौन सा है। ए ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और डी है महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। इसमें हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अरब सागर हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग है। यह पश्चिम में अफ्रीका अंतर्द्वीप और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर में ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। अरब सागर के किनारे सटे भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन दीव है। अगला प्रश्न है एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा इस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। ए ऑप्शन है तोरंग मिजोरम। बी है कुडुक झारखंड। सी है चिराओ मिजोरम का। और डी है झूम झारखंड का। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा चिराओ मिजोरम। चिराओ या चिराओ मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इसके लिए समन्वय और कौशल की आवश्यकता होती है। इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है उनका क्या नाम है। तो इसमें हो जाएगा बछेंद्री पाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार की 5वीं और भारत की पहली बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी नामक गांव में हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ही गंगोत्री की 61,900 फुट और रुद्रगौरा की 19,091 फुट चोटी पर परचम लहराया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों के सही को चुनिए। ए है ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। बी है ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। सी है दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाया जाता है। और डी ऑप्शन है दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। जबकि होली रंगों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। फाल्गुन मार्च जिसे बोलते हैं के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए ऑप्शन है
यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। सी ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल लेते हैं। और डी ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल तक न पहुंच जाए। और ई दिया हुआ है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो इसमें ए, सी और डी सही होगा। इसे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रेगिस्तानी ओक एक मध्यम आकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन पेड़ों की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया के अनांगू आदिवासी लोग इस वृक्ष को कुरकरा के नाम से जानते हैं। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग पेड़ के तने के अंदर पाइप से जल निकालकर पीते हैं। इस वृक्ष की लंबाई लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ती है एवं इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है असम और डी दिया हुआ है उत्तराखंड। इसमें हो जाएगा असम। असम में मकान स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। अगर मकान जमीन स्तर पर बनते हैं तो घरों में बाढ़ का पानी जमा हो सकता है। इसलिए असम की मिसिंग जनजाति एवं वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों को जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो इसमें हो जाएगा केरल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ भोजन करना केरल में लोकप्रिय है। टैपियोका को कई जगह टैपियोका साबूदाना या टैपियोका ग्लोबुल्स के नाम से भी जाना जाता है। टैपियोका कावासा की जड़ों से निकले जाने वाला एक उत्पाद है। कसावा स्टार्च को टैपियोका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। ये सही हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है? तो ए ऑप्शन है, पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। बी है, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। सी है, पचा हुआ
पदार्थ भोजन में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। डी है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। इसमें डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव पोषण के संदर्भ में पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अंततः ऊतकों तक पहुंचकर उनकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। कोशिकाओं के अंदर इस पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन की अधिक मात्रा में ग्लूकोजन अथवा वसा के रूप में शरीर के अंदर यकृत आदि में भविष्य के उपयोग के लिए संचित कर दिया जाता है। क्षुद्रांत पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। अगला प्रश्न है, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करने के अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस वाक्य से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी? ये ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी। बी है केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त हो बनेगी। सी है वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयोगी बनेगी। और डी दिया हुआ है कुछ समय में पश्चात बंजर हो जाएगी। तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें 3 प्रमुख है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। खेतों की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसमें फसल बदलकर खेती करनी चाहिए जिससे जीवाश्म की मात्रा एवं अन्य उपयोगी पोषक तत्वों की कमी न होने पाए। उपयुक्त फसल चक्र न अपनाने से खेत की मिट्टी कुछ वर्ष पश्चात बंजर हो जाती है और ऑर्गेनिक खाद के उपयोग से जीवाश्म की मात्रा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। ए है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण करना। बी है घर पर समय का सदुपयोग। सी है विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। और डी है सीखने का विस्तार। इसमें हो जाएगा सीखने का विस्तार। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का विस्तार करना है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण और इसके साथ जुड़ी समस्याओं के बारे में जानते हैं, साथ ही वर्तमान समस्याओं और भविष्य में इनकी रोकथाम के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान जीवन के बहुमुखी विकास का एक प्रबल साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि एवं परिपक्वता को लाना है। अगला प्रश्न है, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? ए है किसी कविता से स्थानिक वस्तुओं के नामों का उच्चारण करना। बी है प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक वस्तुओं के चित्र को देखना। सी है प्राणी उद्यान में वस्तु या जानवरों को देखना। डी है वस्तुओं के चित्रों के कट आउट देखना। इसमें सी सही हो जाएगा प्राणी उद्यान में पशुओं एवं जानवरों को देखना। कक्षा 3 के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षिका शीला ने उप प्रकरण पशु लिया जिसमें विद्यार्थियों को उनके अधिगम में विस्तार के लिए प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना उनके लिए ज़्यादा लाभदायी होगा क्योंकि यह वह संस्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जीवित पशु पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में संग्रहित कर रखा जाता है। विद्यार्थियों में उन जानवरों के प्रति संवेदना होगी और उनके अधिगम का विकास होगा। अगला प्रश्न है,
जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ए है सहपाठी द्वारा सीखना, बी है समुदायों के त्योहारों की वीडियो देखना, सी है बी था वो सी देखते हैं परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, और डी है शिक्षक से चर्चा करना। तो इसमें सी सही हो जाएगा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव होता है। हिंदू धर्म के दो प्रमुख त्योहार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जल से संबंधित है। निर्जला एकादशी पर तो देश भर में लोग जल का दान करते हैं। श्रेष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी पर गंगा दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। तमिलनाडु का आदिपेरुक्कू एवं अरुणाचल प्रदेश का सांगकेन त्यौहार भी जल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? ये ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। बी है पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। डी दिया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। इसमें सी सही हो जाएगा। कक्षा 1 तथा 2 के बच्चों में पर्यावरण से संबंधित दक्षताओं के विकास के लिए पाठ्य पुस्तक नहीं है, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु ज्ञान की बातें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाहित हैं। गणित के माध्यम से हम बच्चों में पर्यावरण संबंधित दक्षताओं का विकास अलग से शिक्षण क्रियाकलाप प्रक्रियाएं एवं गतिविधियों को जोड़कर कर सकते हैं। दक्षताओं की उच्च स्तरीय संप्राप्ति की ही शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को भाषा, गणित, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य की शिक्षा तथा अपने परिवेश की विस्तृत जानकारी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ए दिया हुआ है जल, बी है जंगल, सी है स्मारक और डी है समुदाय। तो इसमें हो जाएगा समुदाय। सामाजिक वातावरण की चर्चा सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के रूप में भी की जाती है। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक पहलू भी शामिल है। हम कैसे व्यवहार करते हैं जो कि उपभोक्ता मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों, रीति रिवाजों और मानदंडों और जीवन शैलियों पर निर्भर करते हैं। समुदाय में परंपराओं और विकास के द्वारा दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर परिवार में होता है कि समाज की अधिकांश प्रमुख गतिविधियां होती हैं और व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ही जीना सीखता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, ए ऑप्शन है विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से निकट है, बी है परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, सी है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, डी है पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। इसमें सी सही हो जाएगा।
अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है, क्योंकि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इनका शिक्षण आवश्यक है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना, अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना आदि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। अगला है संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक है? ए है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। बी है पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठकों का अधिक विकास करें। सी है कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। डी है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। इसमें सी सही हो जाएगा, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। संज्ञानात्मक रूप से बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कार्यों को भागों में बांटना एवं पृथक रूप से उनको पूरा करने के लिए कहना सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति रहेगी। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। परिवेश में सूचनाएं उनके मन में मात्र प्रवेश ही नहीं करती, बल्कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ वैसे वैसे विकसित होती है। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? ए है सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। बी है सामग्री को सिखाने के साधनों की पहचान करना। सी है अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना। और डी है संकल्पना मानचित्र बनाना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में आने से पूर्व अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रकरण पर बनाई गई शिक्षण सामग्री जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो पाठ्य योजना या लेसन प्लान होता है। पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विषय विश्लेषण हेतु आवश्यक चरण निम्न हैं। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, प्रस्ताव आदि को शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। ए है संज्ञानात्मक स्तर से। बी है सहपाठचर्या क्रियाकलाप से। सी है समग्र विकास से। और डी है शैक्षिक क्षेत्र से। इसमें हो जाएगा समग्र विकास से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रणाली छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली को संदर्भित करता है, जो छात्रों के समग्र विकास के सभी पहलुओं को आवृत करता है। यह एक सतत आधार पर पूरे अकादमिक वर्ष में सभी पहलुओं में छात्र के विकास का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? ए है कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। बी है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। सी है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं
के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा। और डी है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। इसमें ए सही हो जाएगा। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। आगे है इसमें पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का उदाहरण, उपकरण का उपयोग करवाना, चित्र बनाना। इसमें अध्यापक को बच्चों को अधिगम शैली तथा निष्पादन संबंधित व्यापक सूचनाएं मिलती हैं। शिक्षक तथा बच्चों के बीच संप्रेषण को बढ़ावा मिलता है तथा स्वयं मूल्य निर्धारण करने के अवसर भी बढ़ते हैं, जिससे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं के निष्पादन स्तर को ज्ञात किया जाता है। यदि आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आवश्यक अंग बन जाता है तो बच्चे की प्रगति की नियमित जानकारी ली जा सकेगी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ये है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। बी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण। इसमें बी और सी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। आगे है पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों जैसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना शामिल है, जिससे बालक में ज्ञान के साथ साथ प्रेरणा करना, पहचानना, अभिलेख तैयार करना, प्रदत्त आंकड़ों एवं जानकारी का संचय, उसकी व्याख्या, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना जैसी मानसिक क्रियाओं का भी विकास होता है और पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। अगला प्रश्न है एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपनी विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही है? ए है अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद प्रयोग करना। बी है प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन और संवाद। सी है अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। डी है प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता और प्रयोग। इसमें सी सही हो जाएगा। अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। आगे है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों को प्राणी उद्यान घुमाने ले गई। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह विद्यार्थियों के निम्न कौशलों को विकसित कर रही है। अवलोकन से आशय है आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रक्रिया है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है। प्रश्न करना, विद्यार्थी प्राणियों के बारे में जानकारी के लिए प्रश्न पूछता है। संवेदनशीलता, अपनी प्राकृतिक आवास से हटाकर उद्यान में कैद किए जाने के बारे में जानकारी, संवेदना उत्पन्न होती है। संवाद, उपयुक्त घटनाओं के बाद वह संवाद के द्वारा व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो थीम होता है जल हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम होते हैं। पहला है परिवार और मित्र, 2 है भोजन, 3 है आश्रय, 4 है जल, 5 है यात्रा और 6 है चीज़ें जो हम बनाते हैं एवं करते हैं। कक्षा 3 से 5 तक इन थीमों को सीखने के मूलभूत सिद्धांतों को सरल से कठिन व मूर्त से अमूर्त ध्यान में रखते हुए कक्षा के स्तर के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? ए है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। बी है क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो।
सी है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। डी है बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें बी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। जैसे प्रश्नों से बच्चे प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर स्वयं समस्या का समाधान करेंगे, स्वयं खोजबीन करेंगे और गतिविधियों में सक्रिय भाग लेंगे, जिससे बच्चों की जानकारी क्रमशः बढ़े तथा उनका सर्वांगीण विकास हो। अगला प्रश्न है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनकी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। ए है पोर्टफोलियो, बी है पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, सी है प्रस्तुत का अवलोकन एवं रिकॉर्ड, डी है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं की जांचने के लिए प्रस्तुत के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। इसमें बी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। आगे है इसमें प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स द्वारा किया जा सकता है। रूब्रिक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों तथा विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।